संसद का आज से स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है और इस सेशन में जोरदार हंगामे की पूरी उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे इतनी हलचल मची हुई है। दरअसल इस पूरे मामले में कई ऐसे शब्द सामने आ रहे हैं जिन्हें शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, और इन शब्दों के पीछे छिपी हुई है कुछ अहम जानकारियां जो सीधे देश के भविष्य से भी जुड़ी हुई है। तो इस वीडियो में आपको इन्हीं तमाम चीजों के बारे में बताऊंगा। बात होगी लोकसभा की, विधानसभा की, परिसीमन की, महिला आरक्षण की, और सबसे अहम, अब आगे देश अपने फैसले कैसे लेगा और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर महिला आरक्षण की पूरी एबीसीडी क्या है। सबसे पहले बात लोकसभा की करते हैं। लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है। इसे ऐसे समझे कि यह एक बड़ा घर है जहां पूरे भारत के लोग आते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं। लोक का मतलब होता है लोग और सभा का मतलब होता है बैठक या समूह, यानी लोकसभा मतलब लोगों की सभा। अभी लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं जिन्हें हम और आप चुनकर भेजते हैं। इन सदस्यों को वोट देकर चुना जाता है। ये लोग ऐसे कानून बनाते हैं जो पूरे देश पर लागू होते हैं। अब अगर इसे हम और आसान तरीके से समझें तो ठीक इसी तरह एक और व्यवस्था होती है, लेकिन राज्य के स्तर पर। जी हां, विधानसभा बिल्कुल उसी चीज का राज्य स्तर वाला रूप है। अगर लोकसभा पूरे देश के लिए है तो विधानसभा हर राज्य के लिए होती है। हर राज्य की अपनी विधानसभा होती है जहां सदस्य राज्य से जुड़े कानून बनाते हैं, जैसे शिक्षा, अस्पताल, सड़कें और बाकी स्थानीय चीजें। स्थानीय मामलों पर वो चर्चा करते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल आता है, इन सभाओं में कौन बैठता है और क्या सभा की आवाज बराबर पहुंचती है। अभी की स्थिति यह है कि संसद में से भी कम सदस्य महिला हैं। इसका मतलब है कि जब बड़े फैसले लिए जाते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल या कानून, तो महिलाओं की आवाज बहुत कम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फैसले लेने वाली टीम में आधी आबादी की सही भागीदारी नहीं है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि आपके स्कूल में कुछ नियम बनाए जा रहे हैं। अगर सारे नियम बनाने वाले लड़के हों तो हो सकता है कि वे उन समस्याओं के बारे में न सोचें जो सिर्फ लड़कियों को होती हैं। लेकिन अगर लड़कियां भी उसी टीम में हों तो वे अपनी बात रख सकती हैं और स्कूल सबके लिए ज्यादा फेयर बन जाता है। तो यही बात देश के स्तर पर भी लागू होती है और इसीलिए महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी बन जाती है। अब इसी समस्या को ठीक करने के लिए सरकार एक बड़ा कदम लेकर आई थी। सितंबर 2023 में संसद ने महिला आरक्षण अधिनियम पास किया। यह लगभग सभी पार्टियों की सहमति से पास हुआ था, जो बहुत कम होता है क्योंकि अक्सर राजनीतिक दल आपस में भिड़ते रहते हैं। इसमें वादा किया गया कि लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी हर 3 में से 1 सीट महिलाओं के लिए होगी। लेकिन अब यहां एक ट्विस्ट आता है जो समझना बहुत जरूरी है। इस कानून के मुताबिक यह व्यवस्था 2027 की जनगणना के बाद और फिर डिलिमिटेशन के बाद लागू होगी, यानी असली लागू होने का समय 2034 के आसपास होगा। तो समझिए क्यों। दरअसल महिलाओं को सीटें मिलेंगी, लेकिन उन्हें 11 साल का और इंतजार करना पड़ेगा। ये वक्त थोड़ा लंबा भी है। अब यहां एक नया शब्द आया है, डिलिमिटेशन। तो अब इसे समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। दरअसल डिलिमिटेशन सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि आपके शहर में 10 मोहल्ले हैं। 10 साल पहले हर मोहल्ले में लगभग 5000 लोग रहते थे, इसीलिए हर मोहल्ले को एक प्रतिनिधि मिला। अब क्या हुआ, 5 मोहल्लों की जनसंख्या बढ़कर 10,000 हो गई और बाकी 5 अभी भी 5000 ही हैं। यह व्यवस्था अनफेयर हो गई। तो अब क्या किया जाएगा, क्या बदलाव किए जाएंगे? तो डिलिमिटेशन का मतलब है इन सीमाओं को फिर से तय किया जाएगा। यानी अब कहा जाएगा, ठीक है, मोहल्ला ए और बी को मिलाकर एक नया क्षेत्र बना देते हैं ताकि जनसंख्या बराबर हो जाए। इसका मतलब साफ है कि हर क्षेत्र में लगभग बराबर लोग हों ताकि हर वोट की ताकत बराबर हो, वोट में अनफेयर ना हो। यहीं से असली विवाद भी शुरू होता है। सरकार प्रस्ताव दे रही है कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाएं, यानी 307 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। इन 850 सीटों में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो कि 33% है। अब सुनने में तो यह बेहद ही अच्छा लग रहा है, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल होता है। जब नई सीटें बनाई जाती हैं तो हर राज्य को उसकी जनसंख्या के हिसाब से सीटें मिलती हैं।
और दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है, इसीलिए उन्हें कम नई सीटें मिलेंगी। वहीं उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, इसीलिए उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी और इसीलिए यहां पर पूरा विवाद हो रहा है। इसीलिए इस मसले पर विपक्ष कहता है कि यह दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है। उनका यह तर्क है। अब आप सोच रहे होंगे सरकार यह बदलाव अभी क्यों करना चाहती है, तो इसे समझते हैं सरकार का तर्क क्या है। दरअसल सरकार का कहना है कि 2034 तक का इंतजार करना बहुत लंबा समय है। महिलाएं कई दशकों से प्रतिनिधित्व की मांग कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक बताया है और कहा कि इसे 2029 के चुनाव से पहले लागू किया जाना चाहिए। तो सरकार का सीधा सवाल है, जब हम अभी कर सकते हैं तो महिलाओं को 11 साल इंतजार क्यों कराएं? बराबरी में देरी क्यों? यह बड़ा सवाल है। लेकिन अब यहां दूसरी तरफ बात यह भी समझना जरूरी है कि विपक्ष क्या कहता है। विपक्ष कहता है कि वे महिलाओं के आरक्षण में पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है उन्हें, और वो सरकार का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो यहीं पर एक और सवाल आता है कि समस्या कहां है? तो समस्या है डिलिमिटेशन के साथ इसे जोड़ने में। पहली बात, वे कहते हैं कि सरकार 2027 की जनगणना का इंतजार किए बिना डिलिमिटेशन जल्दी कर रही है, यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से। दूसरी बात, उन्हें डर है कि बाउंड्रीज को इस तरह बदला जा सकता है जिससे रूलिंग पार्टी को फायदा मिले। इसे जेरीमैंडरिंग कहा जाता है। जी हां, ये एक नया शब्द है। तीसरी बात, दक्षिणी राज्यों की संसद में आवाज कम हो सकती है और इसीलिए विरोध भी हो रहा है। इसीलिए स्टालिन ने बिल की कॉपी भी चला दी। अब सवाल आता है, अभी इस समय संसद में क्या हो रहा है? सरकार इस 3 दिन के स्पेशल सेशन में 3 बिल ला रही है। पहला संविधान संशोधन बिल, जिसमें 33% महिला आरक्षण लागू करने की बात है। दूसरा डिलिमिटेशन बिल, जिससे नई सीमाएं तय हों और सीटें बढ़ जाएं। तीसरा यूनियन टेरिटरीज बिल, जिससे दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में यह लागू हो सके। और ध्यान रखिए, तीनों बिल पास होना बेहद जरूरी है। विपक्ष खासकर डिलिमिटेशन बिल का विरोध करने की तैयारी में है। भले ही वे महिला आरक्षण के खिलाफ वोट ना करें, लेकिन विरोध करेंगे। अब इसे और आसान तरीके से समझते हैं, एक उदाहरण से। मान लो कि 2 क्रिकेट टीमें हैं। टीम ए कहती है चलो अभी नए नियम के साथ मैच शुरू करते हैं। टीम बी कहती है हमें नए नियम पसंद है, लेकिन पहले मैदान को सही से तैयार करें। तो असली बात क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। कोई भी महिलाओं के खेलने के खिलाफ नहीं है। बहस सिर्फ इस बात पर है कि खेल कब शुरू हो और मैदान कैसे तैयार हो। अब इसका असली असर क्या होगा, यह समझना भी बेहद जरूरी है। अगर यह योजना लागू होती है तो महिलाओं की भागीदारी 33% हो जाएगी। इसका मतलब है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और नौकरी जैसे मुद्दों पर महिलाओं की आवाज सीधे कानून बनाने में भी अब शामिल होगी। महिला नेता अपने मुद्दों को ज्यादा मजबूती से रख पाएंगी। लेकिन विपक्ष को डर है कि दक्षिणी राज्यों की ताकत संसद में कम हो सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह सिर्फ एक कानून नहीं है, यह इस बात का फैसला है कि भारत कैसा लोकतंत्र बनना चाहता है। क्या ऐसा लोकतंत्र जहां फैसले लेने वाले लोग जनता जैसे दिखते हैं, या ऐसा जहां आधी आबादी की आवाज कम सुनी जाती है? दुनिया के कई देश महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं। भारत भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है, लेकिन तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या यह जल्दी और विवाद में होगा या सही योजना और पारदर्शिता के साथ? यह बड़ा सवाल रहेगा। और यही वजह है कि यह स्पेशल सेशन इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तय करेगा कि भारत आगे बड़े फैसले कैसे लेगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।